बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का जो विषय है वो है प्रिज्म। तो हम सब लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी से कोरिलेट करते हैं। हम लोग समतल पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और प्रिज्म को भी जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि यह भी समतल पृष्ठ जैसा ही है। इसलिए हम लोगों की ये जो टॉपिक है ये प्रिज्म है। प्रिज्म होता क्या है, तो इसकी परिभाषा के लिए हम कहते हैं, एक आपको हम इसका दिखाएंगे। जैसे ये आप देख रहे होंगे एक नोटबुक है, तो एक तो इधर वाला पृष्ठ हो गया और एक इधर वाला हो गया, ये दो पृष्ठ हो गए। अब इसको ये खड़ा करना है तो इस पर नीचे ऐसे आधार रहेगा इसका बेस, और बीच में आप देख रहे होंगे कि कोण बनता है। तो प्रिज्म की परिभाषा करना बहुत सरल है। किसी कोण पर झुके, देखो ये कोई कोण पर झुका है, किसी कोण पर झुके दो समतल, एक समतल ये एक समतल ये, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों। अपवर्तक शब्द जैसे मैंने कहा वैसे जान लीजिए कि यहाँ पर पारदर्शी हो गए। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा कह देते हैं, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब यही कुछ कंफ्यूजन है वो दूर कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक ये है, और बीच में यहाँ हवा भरी हुई है, तो ये एक प्रकार से खोखला प्रिज्म हो गया, हालो प्रिज्म। लेकिन यदि ये अपवर्तक पृष्ठ जिस पदार्थ के बने थे, बाय द वे यदि कांच के बने होते और भीतर भी पूरा कांच ही होता, तो ऐसे प्रिज्म को हम सॉलिड प्रिज्म कहेंगे। तो ये प्रिज्म हो गया। अब स्टडी के लिए हम 3D का स्ट्रक्चर तो नोटबुक पर बना नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये प्रिज्म है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लेते हैं, और फिर जो स्वरूप निकल करके आता है उसको हम अपने अध्ययन के लिए लेते हैं। प्रिज्म के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, सबसे पहले तो ये किस पदार्थ का बना है। आपके भी दिमाग में आता होगा कि प्रिज्म बनेगा किसका, क्योंकि हमने अपनी परिभाषा में कहीं कांच नहीं कहा है। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा समान पारदर्शी माध्यम, तो हमने कहा ये कांच का भी बन सकता है, इस समय तो ट्रांसपेरेंट फाइबर भी आ सकते हैं, उनका भी बन सकता है, वाटर का भी बन सकता है, और भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उस सब चीजों का प्रिज्म बन सकता है। एक और बात यही क्लियर कर लिया जाए कि इस शेप को जब मैं दिखा रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल त्रिभुज टाइप का है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्या प्रिज्म त्रिभुजाकार ही होता है। तो मैं आपके इस प्रश्न को थोड़ा हल कर देता हूं। जैसे ये एक अपवर्तक पृष्ठ इधर से है, एक अपवर्तक पृष्ठ इधर से है, फिर मैंने इसको क्या किया, ये यही बंद हो गए हैं। अब ये देखने में चतुर्भुज टाइप का लग रहा है, तो क्या यह प्रिज्म होगा? तो हमने कहा डेफिनेटली होगा। जैसे ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये हो गया, तो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये कोई कोण पर झुके भी हुए हैं, तो किसी कोण पर झुके हुए जो परिभाषा कह रही थी उस पर आ गया। तो मतलब प्रिज्म का कोई त्रिभुजाकार होना जरूरी नहीं है, ये और भी कई प्रकार से हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। एक बार और कंफ्यूजन दूर कर लें कि ये कोई कहते ऐसे रहे तो हमने कहा ये रेक्टेंगल इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये प्रिज्म नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कोण जो है किसी कोण पर नहीं झुके हैं, 0 डिग्री का आएंगे। समझने वाली बात क्या हुई कि यहाँ पर इधर वाले और इधर वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, जैसे मैंने 3D में आपको दिखाया था, और अपवर्तक पृष्ठों के मध्य जो बना कोण है इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो एक ये परिभाषा आपको ध्यान में आनी चाहिए। प्रिज्म तो उसके बाद नंबर 1 पर तो प्रिज्म हो गया, क्या कहते हैं, फिर प्रिज्म कोण के प्रिज्म के। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? आपसे सबसे पहले प्रिज्म की परिभाषा आई, फिर प्रिज्म कोण क्या आई, प्रिज्म कोण क्या हुआ, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रिज्म में जो अपवर्तक पृष्ठ है, समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना हुआ कोण, ये आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा। और ये प्रिज्म का जो है संरचनात्मक अभिलक्षण है, मतलब जब बनेगी तो प्रिज्म कोण तय हो जाएगा। क्योंकि प्रिज्म कोण कांच का बने या फाइबर का बने, अब जैसे ये आपका है तो ये देखिए ऐसे सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, लेकिन जब प्रिज्म बनेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बीच का कोण तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रिज्म के कोण बीच का कोण कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो उसका संरचनात्मक अभिलक्षण है। मतलब रचना जब हुई होगी तभी प्रिज्म कोण तय हो जाएगा, यानी किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण नियत होता है, ये भी कह सकते हैं। अब बात निकल करके है कि प्रिज्म करेगा क्या, तो हमने कहा अपवर्तन करेगा।
तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि भाई अपवर्तन तो इतने दिन से हम पढ़ ही रहे हैं, समतल पृष्ठों से अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पक्ष से विचलित होगी, फिर यहाँ ऐसा नया क्या है? तो हमने कहा प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन होता है। कै बार? 2 बार प्रिज्म से अपवर्तन होता है। और वो 2 बार कैसे होगा? पहले एक अपवर्तक पृष्ठ से, फिर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से 2 बार अपवर्तन होगा। इसलिए प्रिज्म सामान्य अपवर्तन की तुलना में थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें एक चीज और निकल करके आती है कि ये प्रिज्म कोण हो गया। प्रिज्म कोण के ठीक सामने वाले जो प्लेन होता है उसको हम बेस प्लेन कहते हैं या बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए। अब हम प्रिज्म से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है विचलन कोण। मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है वो हम लेते हैं अध्ययन के लिए। ये मान लेते हैं कोई प्रिज्म हमने ले लिया, यहां से ऐसे ऐसे ये प्रिज्म हो गई, ये प्रिज्म कोण हो गया कैपिटल ए। अब अभी आगे हम विचलन कोण पढ़ेंगे तो इस चित्र के बारे में आपको समझाएंगे। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन एक पढ़ते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण, एक परिभाषा प्रिज्म की, दूसरी प्रिज्म कोण की, तीसरी विचलन कोण। प्रिज्म से संबंधित विचलन। प्रिज्म अपवर्तन सामान्य अपवर्तन से कैसे डिफरेंट? 2 बार यहां अपवर्तन हो रहा है। समतल पृष्ठों पर अपवर्तन केवल 1 बार हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे विचलन कोण क्या हो। तो हमने कहा ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए, इधर ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। इस प्रिज्म को थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ये सॉलिड प्रिज्म है, कांच का बना हुआ सॉलिड। अब क्या हुआ? अपवर्तन की घटना में जो मूलभूत लॉज हैं वो वैसे रहेंगे। क्या? अभिलंब पर आपतित होगी, फिर अभिलंब से ही अपवर्तित होगी। तो ये जो मूलभूत नियम है वो यहां भी लागू होंगे, तो अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर हमने अभिलंब, ये डाट 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 अभिलंब, इधर ऐसे डाट 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 अभिलंब। तो एक आपतित किरण हुआ, ये आपतित किरण है, इस पर मैं लिख सकता हूं आपतित किरण। आपतित किरण। अब क्या हुआ? जब हमने आपतित किया तो अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि अब ये चूंकि हवा है, इधर एयर मतलब रेयर मीडियम, इधर ये कांच है डेंसर मीडियम है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो झुक गई और झुक करके यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ अभिलंब बनाते हैं। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, इसलिए यहाँ अभिलंब से दूर हटती हुई ये किरण और यहाँ। तो इसमें ये आपतित किरण, बीच में जो अंदर किरण है ये अपवर्तित किरण होगी और ये सबसे बाद में निर्गत है। अब बीच में एक ऐसे, तो हमने कहा ये होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे उसकी परिभाषा में आता है, अपवर्तक पृष्ठों से घिरा समान पारदर्शी माध्यम। तो समान पारदर्शी होगा तो भीतर कोई विचलन की संभावना नहीं है, इसलिए ये ऐसे, यहाँ कोई विचलन नहीं होगा, बाहर विचलन हुआ, ये निर्गत किरण हो गई। अब प्रिज्म में क्या क्या हुआ? एक आपतित किरण हुई, एक निर्गत किरण, एक अपवर्तित किरण। समझना क्या है कि विचलन कोण किसे कहते हैं? तो हम आपतित किरण को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं, तो एक कोण बन रहा है विचलन। लेकिन बच्चों इन सब चीजों को बताने से पहले इसमें एक चित्र पर एक चीज और लिखा हुआ है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये क्या है? एक वर्णी प्रकाश। 1 मिनट में इसको भी समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्सर्जित हुआ प्रकाश जिसमें सिंगल तरंग दैर्घ्य, सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकल रही हो, उसको हम मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि इसको श्वेत क्यों नहीं किया? हमने कहा श्वेत कर लेते तो विचलन कोण पढ़ाने में थोड़ी समस्या होती। इसके पहले आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि प्रिज्म क्या करता है कि प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त करता है, तो वो बात अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ एक वर्णी प्रकाश लिया है, श्वेत प्रकाश नहीं लिया, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 3800 वेवलेंथ होती है, लगभग 3800, 4000 से 7800 अंगस्ट्रॉम के बीच का वेवलेंथ होता है व्हाइट लाइट का, और उसमें 7 रंग मोटे मोटे होते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें से कोई एक रंग ले लें, लाल ले लें, बैगनी ले लें, नीला ले लें, पीला ले लें, ऑरेंज ले लें, तो उसमें कोई एक रंग लेने पर वो एक वर्णी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने मान लिया हमने रेड ले लिया, तो रेड कलर में भी लगभग 400 वेवलेंथ होती है, 400 ट्राइब की वेवलेंथ होती है। जैसे 4000 से 7800 अंगस्ट्रॉम तक होता है, तो 7200 से 7800 के आसपास, 7300 से 7800 के आसपास वो रेड कलर ही होता है। उसमें ढेर सारी वेवलेंथ,
इसलिए इसमें जैसे सोडियम लैंप है, उसकी डी लाइन है, तो वहां से निकलने वाला जो लाइट है उसकी वेवलेंथ निश्चित होती है, अभी आगे हम बात करेंगे इसकी। तो जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से जहां पर सिंगल वेवलेंथ निकले उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट डाला और ये निर्गत किरण हुई, आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, एक कोण बना जिसको विचलन। अब आप परिभाषा कैसे करेंगे? तो हमने कहा किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित करने से आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित करने की दशा में आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। अब डेल्टा हो गया। अब हमने ये देखा कि ये I1 लिखा है, ये I2 लिखा है, ये R1 लिखा है, ये R2 लिखा है, ऐसा क्या? तो हमने कहा ये आपतन कोण हो गया और फिर ये अपवर्तन कोण हो गया, और निर्गत किरण जब होगी तो वहां पर ये I2 और R2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग करें थोड़ी देर के लिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग करें तो जरा 1 मिनट देख सकते हैं। 1 मिनट के लिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां से इसमें आया तो n बराबर क्या हो जाएगा, sin I1 अपान sin R। ओके, अब यहां क्या हो जाएगा, यहां रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे करेंगे तो फिर एयर से कांच में जाएगी, तब n बराबर ही होगा sin I2 अपान sin R। अब दोनों बराबर है, डेफिनेटली I1 I2 के मान के बराबर होगा और R1 R2 के मान के बराबर होगा। फिर भी हम आपतन कोण और निर्गमन कोण को अलग अलग लिखने के लिए इसको R1 लिखते, इसको R2 लिखते, इसको I2 लिखते, इसको I1, इस तरीके की बातें। अब देखें, फिर आगे बात करते हैं। ये जो हमने I1 I2 को एक साथ कर लिया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग करके, यदि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमको I1 इसको I2 मानना ये उचित। अब देखेंगे, हमने विचलन कोण पढ़ लिया। अब विचलन कोण किन तथ्यों पर निर्भर करता है ये हम लोगों को निकालना चाहिए। तो यहां पर देखो, जो ये एंगल बन रहा है, एंगल ये देखो M पॉइंट है, ये P है, Q है, यहां पर R है, यहां पर S है और इस पॉइंट पर M मान लिया है। तो जो ये एंगल बन रहा है, एंगल MQS और एंगल MSQ, MQS इधर I1 होगा, ये R1 होगा, तो ये बीच वाला I1 माइनस R, इधर वाला क्या हो जाएगा, R2 है तो I2 माइनस R। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी ना, ये I1 है तो इधर वर्टिकली अपोजिट के नाते शीर्षा भूमि को नाते पूरा I1 होगा, इतना R1 है तो ये बीच वाला I1 माइनस R1 होगा। ये I2 है तो वर्टिकली अपोजिट के नाते पूरा I2 होगा, तो ये R2 है तो ये I2 माइनस R2। अब यहाँ जो ट्राइंगल एक बन रहा है MQS, यहाँ देखेंगे कि जो एंगल डेल्टा आपका बन रहा है यानी विचलन कोण, ये तुम्हारा बहिष्कोण है, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस, तो डेल्टा तुम्हारा निकल के आता है I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ये एक रिलेशनशिप निकल है। एक दूसरा इसमें निकल करके आता है, देखो ये R1 है, ये R2 है और यहां पर एक जो पूरा ये बन रहा है, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, P Q R S, एक चतुर्भुज बन रहा है। आप सभी सुबुद्ध हैं, इसको समझेंगे। P Q R S, आप जानते हो कि एंगल Q जो बना है या एंगल P Q R, ये आपका 90 है, एंगल P S R भी 90 है, क्योंकि अभिलंब आपने ड्रा किया है। तो जब दो कोण मिलकर के 90 हो गए और ये वाला कोण A है तो नीचे वाला डेफिनेटली 180 माइनस A होगा। ओके, तो अब ये 180 माइनस A, ये वाला कोण एंगल R, ये R1 या R2, तो ये ट्राइंगल बन रहा था QRS। तो ट्राइंगल QRS में क्या हो जाएगा, R1 को
R2 में जोड़ो और उसमें जोड़ो 180 माइनस ए, तो निकल के आएगा 180। तो आपका ये सीधे सीधे निकल करके आ रहा है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दो चीजें निकल करके आ रही हैं। तो यहां पर बच्चों ये आपको सीखना है तो हम जान पाए कि जो हमारा विचलन कोण है वो I1 पर, I2 पर, R1 पर, R2 पर निर्भर करता है। अच्छा, ये R1 R2 के जगह पर हम A रख दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे। ये एक अच्छा रिलेशनशिप आएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 और माइनस A। एक बार फिर देख लेंगे। I1 I2 हो गया और R1 धन R2 की जगह पर A कर दिया। तो अब किसी ने पूछा कि डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रिज्म का डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से जो डेल्टा आ रहा है वो I1 I2 और A पर डिपेंड कर रहा है। I1 I2 और A पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें ये समझना चाहिए कि A तो फिक्स हो गया, A तो फिक्स हो गया। किसी पूछा कैसे फिक्स होगा, हमने अभी पहले बताया था भाई प्रिज्म के लिए तय करेंगे ना, कांच की प्रिज्म बनेगी, फाइबर की बनेगी, तो A तय हो जाएगा। तो यदि इसको थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट मान ले तो फिर डेल्टा किस पर प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू I1 धन I2। यानी जो विचलन कोण है वो उसके आपतन कोण पर सीधे सीधे डिपेंड करता है। एक बार फिर सुन ले, विचलन कोण किस पर डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण पर डिपेंड कर रहा है। यानी विचलन कोण आपतन कोण पर डिपेंड कर रहा है, यहीं से निकल करके आ रहा है। तो हम विचलन कोण और आपतन कोण में कर्व खींच करके देखें कि कैसे डिपेंड करता है। विचलन कोण और आपतन कोण में कर्व खींच करके देखें कि कैसे डिपेंड करता है। तो हमको एक कर्व खींचना चाहिए और उस कर्व को जो हम खींचेंगे तो हमको लीस्ट डेविएशन एंगल से संबंधित चीजें निकल करके आएंगी। क्या मिलेंगी, लीस्ट डेविएशन एंगल, मतलब अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा भी हम उसी ग्राफ में प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग अल्पतम विचलन कोण पढ़ेंगे कि आखिर डेल्टा में I1 I2 और A में इसमें हम वक्र खींचेंगे, क्योंकि A कांस्टेंट है तो डेल्टा और I1 में, और I1 मतलब ये आपतन कोण, I2 निर्गमन कोण। हम फिलहाल आपतन कोण लेंगे क्योंकि इस पर निर्गमन कोण निर्भर करेगा। तो हम विचलन कोण और आपतन कोण में वक्र खींच करके अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।